हम सब ने ये देखा था कि कैसे हमारे देश के विपक्षी दल कांग्रेस के लीडर्स कितनी देर से और कितने बार ये बोल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप सही है। डोनाल्ड ट्रंप जितने भी एलिगेशन लेकर आ रहे हैं पीएम मोदी के ऊपर, वो सब वास्तविकताएं हैं, सच्चाई है। पर एक्चुअल में अब क्या निकला? जब यहाँ पे एक्सटर्नल मिनिस्टर्स इतने टाइम से कह रहे थे कि ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कर रहे हैं ताकि वो इंडिया पे कब्जा कर सके, वेनेजुला जैसे जैसे उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका पे कब्जा किया है, सिमिलर वे में वो इंडिया की भी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है उसको ट्रैश डाउन कर सके, गिरा सके, तब लोगों ने भरोसा नहीं किया। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का सोच लिया है, तब भी अगर हमारे देश के विपक्षी दल ये समझ ना पाए कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किस तरीके की कूटनीतियां की जाती हैं एक देश को गिराने के लिए, तो ये एक नंबर की बेवकूफी हो जाएगी अगर इतना भी कोई दिमाग ना लगा पाए इस टाइम पर। तो हमने देखा कि कैसे ट्रंप ने पहले वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट थे मदुरो, उनको किडनैप किया। उसके बाद से उनको इलीगली, उनको और उनकी वाइफ को कस्टडी में लाया न्यूयॉर्क के अंदर। फिर 30 से 50% जो उनका ऑयल एसेट था वेनेजुला का, उसको कब्जा कर लिया। अब इतना ही नहीं, उसको इंटरनेशनल प्राइस पे ये बेचेंगे भी, और उस इंटरनेशनल प्राइस का जो प्रॉफिट आएगा इनको, वो भी अपने पास रखेंगे। उस प्रॉफिट को कंप्लीटली डोनाल्ड ट्रंप गवर्न करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि वेनेजुला के पास कितना जाएगा और यूएस के पास कितना जाएगा। सोचिए, ये एक तरीके की जबरदस्ती नहीं है तो क्या है? कोई भी ऐसी कंट्री जिसकी पूरी इकोनॉमी ऑयल से चलती हो, सबसे प्राइम चीज उसकी ऑयल ही हो, वो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को दे दे कि आओ बैल मुझे मारो, आओ मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मारो, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही इजीली पूरे वेनेजुला पे कब्जा किया, और हमारे वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस और इनफैक्ट वेनेजुला के लोग भी ये सोच रहे थे कि वाह वाह, हमें डिक्टेटरशिप से छुटकारा मिला। डिक्टेटरशिप से छुटकारा मिला तो यहाँ पर एक फैसिस्ट गवर्नमेंट आ गई जो तुम्हें कब्जियाने के चक्कर में है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज सच वेनेजुला इस टाइम पे सही पोजिशन पर नहीं है। पर चलिए, वेनेजुला में तो लोग बहुत परेशान थे उनके प्रेसिडेंट से, वहां में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था। अब जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है उसके बाद से हो सकता है कि लोगों की हालत थोड़ी सुधर जाए, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कब्जा सामने ला दिया है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का सोच लिया है। देखिए, ग्रीनलैंड अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा आइलैंड है। इतना ही नहीं, ग्रीनलैंड के अंदर अगर हम एक चीज देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ग्रीनलैंड बहुत ही सुखद कंट्री है। वहां पे सब कुछ आराम से चल रहा है, लोग बहुत खुशहाली से चल रहे हैं, आराम से उनके पास टूरिज्म आता रहता है, इंडस्ट्रीज भी बनती रहती हैं जितना हो सके आइलैंड पे पॉसिबल, उस हिसाब से वो बढ़िया चल रहे थे। हालांकि ग्रीनलैंड का जो मेजर डिसीजन है वो डेनमार्क लेता है, क्योंकि डेनमार्क के पास उनकी आर्मी है और साथ ही साथ कुछ सेंट्रल डिसीजंस है। तो एक तरीके से ऐसे चलती हैं चीजें। लेकिन ग्रीनलैंड की इतनी बुरी हालत नहीं आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप को जरूरत पड़ सके उस कंट्री में एंटर करने की। ना ही उस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन था, ना ही उस कंट्री के अंदर गवर्नमेंट से इश्यूज थे या प्रॉब्लम्स थे, ना ही उस कंट्री के अंदर कोई तरीके की प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ रही थी, या फिर वहां के लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, ना ही वहां पे कोई प्रोटेस्ट हुआ। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ग्रीनलैंड नाटो का एक मेंबर है, और डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें ग्रीनलैंड पे सिर्फ इस बार ही नहीं पड़ी है। जब वो पिछली बार अपने टेन्योर में आए थे 2019 में, उस टाइम पर भी डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड पर थी। इन सब चीजों से ये पता चलता है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को बहुत पहले से कब्जियाना चाहते थे। उस टाइम पर भी उन्होंने ग्रीनलैंड पर अपनी ग्रीड भरी, लालच भरी नजर रखी थी, और वो चाहते थे कि ग्रीनलैंड को कब्जा कर ले। अब वो क्यों कब्जा करने ग्रीनलैंड पर? क्योंकि ग्रीनलैंड में मिलता है रेयर अर्थ मिनरल, जी हाँ, जिनकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। और अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा चाइना करता है, और उसके बाद से पाकिस्तान। अब यूएस ने पाकिस्तान के साथ तो अपने अच्छे रिलेशन मेंटेन कर लिए, उन्होंने उनके साथ बात कर ली कि हम तुम्हें एआई टेक्नोलॉजी देंगे, क्रिप्टो करेंसी एरा शुरू करेंगे पाकिस्तान के अंदर, उसके बदले में तुम एक काम करो, मुझे यहाँ पर अपनी रेयर अर्थ मिनरल्स देना शुरू कर दो। पर जो पाकिस्तान की रेयर अर्थ मिनरल्स की जो प्रोडक्शन है वो इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो कंप्लीटली यूएस को सेटिस्फाई कर पाए। अब चाइना ने यहाँ पे चाल खेल दी। चाइना को पता चल गया कि रेयर अर्थ मिनरल ऑब्वियसली ऐसे डेवलप नेशन के लिए या किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स की मैं आपको बेनिफिट बताती हूँ। सबसे पहले कि न्यूक्लियर पावर प्लांट उससे बनता है,
सोलर एनर्जी बहुत हद तक उससे जनरेट होती है। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एफर्ट में और बहुत चीज़ों में रेयर अर्थ मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। जो भी हाई-टेक चीज़ें हैं, डिफेंस रिलेटेड या फिर आप वेपन्स भी उससे बहुत हद तक बनते हैं। ये सब चीज़ें हाई एंड चीज़ों के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए जब यूएस ने चाइना को बोला कि तुम हमें थोड़ा सरप्लस में प्रोडक्शन दे दो, तो चाइना ने मना कर दिया क्योंकि चाइना स्ट्रैटेजिकली खेल रहा था। चाइना को पता था अगर इसको मैं ज़्यादा दूँगा तो बहुत चांसेस है ये मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की कोशिश करेंगे, इसलिए चाइना ने अपनी रणनीति सही तरीके से रखी। चाइना को पता था कि यूएस अगर कम भी लेगा तो मेरे पास दूसरे और बायर्स हैं, रशिया जैसे और भी कंट्रीज जैसे, तो मैं यूएस को सरप्लस में क्यों दूँ? ताकि वो फिर वेपन बनाए, फिर उसको बेचने की कोशिश करे और फिर वो बहुत अमीर हो जाए। इसीलिए चाइना ने वहां पे उनकी जो प्रोडक्शन थी यूएस के लिए वो लिमिटेड कर दी। अब यहाँ पर सोचिए कि किसी की प्रोडक्शन लिमिटेड हो गई और यहाँ पे आपको एक कंट्री को आपको दिख जाए कि एक हमारे सामने एक पूरा का पूरा टापू हमारे सामने मौजूद है जिसके पास बल्क में रेयर अर्थ मिनरल्स है। जिस तरीके से यूएस ने वेनेजुएला को कब्जा करके उनका 30 से 50% ऑयल एसिड अपने कब्जे में डाल लिया, अगर आप सोचिए कि 30% भी रेयर अर्थ मिनरल्स यूएस के कब्जे में आ गए तो सोचिए किस तरीके से यूएस को बेनिफिट होगा। ये लालच भरी नजरों से जो डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, यूएस का इतिहास लिखना चाह रहे हैं, औरों के खून पसीने की जो मेहनत है उसको अपने हाथ से हथियाना चाहते हैं सिर्फ इस बेसिस पे क्योंकि वो एक डेवलप्ड नेशन है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है सिर्फ इस वजह से। लेकिन यहां पर अड़चन डालने के लिए आ चुका है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन को साफ साफ पता है कि अगर वेनेजुएला जैसी कंट्री को जो लैटिन अमेरिका के अंदर आती है जहां पर यूएस का इतना इन्फ्लुएंस भी नहीं था, अगर उस कंट्री को इतनी जल्दी कैप्चर कर सकता है यूएस। और तो मैं बता दूं आपको एक चीज, वेनेजुएला के तो टाइज भी चाइना और रशिया जैसे थे। इनफैक्ट उनके ऑयल एसिड के पास तो इन लोगों ने अपनी वॉरशिप्स भी लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी यूएस नहीं रुका। तो ग्रीनलैंड के पास तो नाटो है, अब नाटो नाटो से लड़ेगा। बहुत से चांसेस है कि बहुत सी कंट्रीज नाटो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूएस से लड़ना ही नहीं चाहेंगी। और ग्रीनलैंड और यूएस को अगर देखा जाए तो लोग यूएस को भी चुन सकते हैं क्योंकि पावरफुल तो वही है, ग्रीनलैंड तो एक आइलैंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूरोपियन यूनियन सतर्क होना शुरू हो गए क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अब नाटो के अंत की शुरुआत होना शुरू हो गई है। अब यूएस ने जब ग्रीनलैंड पे अपना कब्जा करने की की कोशिश कर ली तो एक तरीके से डेनमार्क भी थ्रेटन हो गया। दो कंट्रीज नाटो के अंदर इस तरीके से थ्रेटन हो रही हैं। यूरोपियन यूनियन आपस में आकर उन्होंने वर्डिक्ट निकाली कि हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे और हम डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे। अभी तक जब तक गाजा के अंदर अलग अलग तरीके की चीजें चल रही थी, गाजा के साथ एट्रोसिटीज हो रही थी, तब तो इन लोगों ने इतना कुछ नहीं बोला। रशिया यूक्रेन पे, रशिया को तो बहुत बोल रहे थे ये लोग कि यूक्रेन के साथ गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो यूएस क्या कर रहा है वेनेजुएला के साथ, तब तक भी ये लोग इतना कुछ नहीं बोल रहे थे, चुप्पी साधे हुए थे। इन्होंने बोला, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है स्टारमर, उन्होंने साफ साफ बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, मुझे तो बाद में पता चला और अब मैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात करूंगा इस मामले में, ठीक है। लेकिन अब जब इनके ऊपर बात आ गई है ना, तब ये लोग बोलना शुरू कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि किस तरीके की कूटनीतियां ये वेस्टर्न नेशंस लेके चलते हैं, एशियन और सारी जितने भी कॉन्टिनेंट इस टाइम पे प्रेजेंट है। अब देखते हैं कि किस तरीके से ग्रीनलैंड का ये जो कब्जा है इसके बाद से क्या क्या चीजें सामने आने वाली हैं। अब देखिए, ग्रीनलैंड पे कब्जा करना अगर शुरू किया जाएगा तो यूरोपियन यूनियन भी यूएस के खिलाफ हो सकता है। इन्होंने पहल अभी तक डाल दी है। वैसे भी कोई खासा अच्छे रिश्ते बना के नहीं रखे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के साथ। देखिए, हम सबको पता है कि नाटो का जो करता धरता है वो है यूएस। पैसे से लेके, डिफेंस से लेके, हर चीज में लेके यूएस एकमात्र ऐसा कंट्री है जो अकेले अपने बलबूते में बहुत स्ट्रांगली खड़ा है। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज समझ में आ गई है कि अगर वो हथियाना शुरू नहीं करेंगे तो यूएस के पास कुछ भी बचा ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए, यूएस के अंदर जो उनका इकोनॉमिक रेट है वो कितना नीचे जाता जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट गिरती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हो रही है, जो लोकल अमेरिकन हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, बाहर से जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनको उनसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का अभी प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। यूएस में मैक्सिमम पैसे इमिग्रेंट्स पे लगाए जा रहे हैं, उनको जेल में बेच के एल्वसॉल जैसी जगहों पर इस तरीके से पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो सबको समझ में आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने
कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूएस के इतने पुराने एलाइज़ को तोड़ने में, यूएस की जो इतनी अच्छी इकोनॉमी थी उसको ट्रैश डाउन करने में, और अब आ रही हैं इस साल यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस, जिसमें रिपब्लिकन्स को जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इधर रिपब्लिकन्स नहीं जीते और ऑपोजिशन ज़्यादा नंबर से जीत गई तो बहुत चांसेस है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फिर से इम्पीच कर दिया जाएगा और फिर से डोनाल्ड ट्रंप अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि यही सेम चीज़ उनके साथ होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को बेफिजूल में टारगेट किया है उसके लिए उनको ये सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही बने रहे तो इंडिया के लिए और खतरा बढ़ता जाएगा। हालांकि इंडिया बचता जा रहा है, पर कब तक बचेगा अगर तुम पे कोई इतनी बड़ी डेवलप्ड नेशन तुम पे इतना टारगेटेड किलिंग करने की कोशिश कर दे, तुम्हें हर मिनट टारगेट करना शुरू कर दे, तो बहुत दिन इससे बचा भी नहीं जा सकता है। इसीलिए मनाइए कि नवंबर में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपना इलेक्शन हार जाए और उनको इम्पीच कर दिया जाए, वरना होगी आगे वाले आने वाले टाइम में और दिक्कतें। हर जगह वॉर होगा और ऐसे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। यूएस मैक्सिमम टाइम कोशिश करेगा कि उन कंट्रीज पे कब्जा करे जिनका रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज के साथ एलाइज है, ताकि उनके एलाइज को भी उसका नुकसान उठाना पड़ सके। और इंडिया को भी एक ना एक दिन चुनना ज़रूर पड़ेगा कि रशिया के साथ या चाइना के साथ रहना है या वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो रहना है। हालांकि हमारी मल्टीपोलरिज्म वाली पूरी थ्योरी है, पर दिक्कत आ सकती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज़। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ